किसान भाइयों नमस्कार। कृषि समाचारों में आपका स्वागत है। कल 28 मई को उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ के सभा कक्ष में वेदर वॉच ग्रुप की बैठक का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें वर्ष 2014-15 के मौसम संबंधी पूर्वानुमान तथा कृषि, पशुपालन एवं बागवानी से संबंधित सुझावों एवं रणनीतियों पर विचार किया जाएगा। इस बैठक में उपकार के अलावा संबंधित विभागों के अधिकारी तथा कृषि विश्वविद्यालयों के मौसम वैज्ञानिक भाग लेंगे। अल नीनो का खौफ यानी वर्षा होने की कम संभावना आने से पहले ही दिख रहा है। सूखे की आशंका के चलते धान की नर्सरी का क्षेत्रफल 10 से 12% कम रह गया है। जाहिर है इसका प्रतिकूल प्रभाव उपज पर होगा। मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इस बार अल नीनो सक्रिय रहने से मानसून कमजोर रहेगा और ऐसे में सामान्य से कम वर्षा संभव है। प्रदेश में अमूमन मानसून 15 जून के आसपास आ जाता है। जून से सितंबर तक मानसून में 95% वर्षा होने की संभावना है, जबकि सामान्य वर्षा 104% तक मानी जाती है। कम वर्षा से घबराए किसान धान की रोपाई करने का जोखिम नहीं लेना चाहते। इसके चलते वर्ष 2011-12 में 77.87 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में धान रोपाई का रिकॉर्ड टूटता नहीं दिख रहा है। वर्ष 2014-15 में 77.12 लाख हेक्टेयर भूमि में धान की रोपाई होने का अनुमान लगाया जा रहा है। बताते चलें कि 2009 में अल नीनो के कारण सबसे अधिक खेती प्रभावित हुई और तब उत्तर प्रदेश में 29 जुलाई को मानसून आया था। इसके चलते सामान्य से 10% कम वर्षा हुई और पैदावार 20% तक गिरी थी। इस समस्या के समाधान में फिलहाल कृषि वैज्ञानिक लगातार लगे हुए हैं। प्रदेश के गन्ना आयुक्त ने चालू पेराई में किसानों को गन्ना मूल्य भुगतान करने में ढिलाई बरतने वाली चीनी मिलों को सख्त हिदायत दी है। कुछ प्रमुख चीनी मिल समूहों की समीक्षा बैठक में गन्ना आयुक्त ने चेतावनी दी कि एक हफ्ते के भीतर चीनी मिलें गन्ना मूल्य भुगतान में तेजी लाएं, अन्यथा उनके खिलाफ FIR दर्ज करवाई जाएगी और RC जारी करने पर भी विचार किया जाएगा। प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री डॉक्टर मनोज कुमार पांडे ने कहा कि वे गांव-गांव जाएंगे और चौपाल लगाकर वहां के किसानों की समस्याएं दूर कराएंगे। उन्होंने कहा कि कृषि विभाग की योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही बरतने वाले अफसरों को बख्शा नहीं जाएगा और जो बेहतर काम करेंगे उन्हें पुरस्कृत भी किया जाएगा। ये बातें उन्होंने राज्य स्तरीय खरीफ उत्पादकता गोष्ठी 2014 में कही। गोष्ठी में प्रदेश भर से पहुंचे कृषि अधिकारियों से उन्होंने साफ किया कि विभागीय योजनाओं में पूरी तरह से पारदर्शिता बरती जाए। उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि भूमि सेना योजना के अंतर्गत अब तक जितनी भी भूमि सुधारी गई है उन पर 100% बुआई कराई जाए। 3 माह बाद वे इस योजना के साथ विभाग की ओर से चलाई जा रही अन्य सभी योजनाओं की समीक्षा करेंगे। इस गोष्ठी में कृषि उत्पादन आयुक्त ने कहा कि प्रदेश के किसानों को बेहतर और समय से खाद बीज मिले, इसके लिए कृषि विभाग को प्रयास शुरू करना होगा। वहीं प्रमुख सचिव ने कहा कि किसानों तक समय से निवेश पहुंचे, इसके लिए बीज निगम व PCF को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। किसान भाइयों, अब बात करते हैं कृषि भौतिकी संभाग के कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार साप्ताहिक मौसम पर आधारित इस हफ्ते की कृषि संबंधी सलाह के बारे में। किसान भाइयों, तापमान बढ़ने की संभावना को ध्यान में रखते हुए सब्जियों तथा अन्य फसलों में हल्की सिंचाई करने की सलाह दी जाती है। इस मौसम में अगेती फूल गोभी की पौधशाला बनाने के लिए किसान भाइयों को सलाह है कि वे तैयार पौधशाला को कम मोटाई वाली प्लास्टिक, जो कि 20 से 30 माइक्रोन की हो, से ढककर सूर्य तापीकरण करें। इस प्रक्रिया से जमीन में रहने वाले जीवाणु जो पौधे में रोग के कारण होते हैं नष्ट हो जाते हैं। अरहर की बुआई के लिए खेत की तैयारी करें। बीज किसी प्रमाणित स्रोत से ही खरीदें। किसान भाइयों को यह सलाह है कि वे बीजों को बोने से पहले अरहर के लिए उपयुक्त राइजोबियम तथा फास्फोरस में घुलनशील बैक्टीरिया से अवश्य उपचार कर लें। इस उपचार से बीजों के अंकुरण तथा उत्पादन में वृद्धि होती है। अरहर की उन्नत किस्में पूसा 2001,
पूसा 991, पूसा 992, पारस मानक, यूपीएस 120 इत्यादि का प्रयोग लाभकारी है। रबी फसल की कटाई के बाद खाली खेतों की गहरी जुताई कर जमीन को खुला छोड़ दें ताकि सूर्य की तेज धूप से गर्म होने के कारण इसमें छिपे कीड़ों के अंडे तथा घास के बीज नष्ट हो जाएं। इस मौसम में बेल वाली फसलों में न्यूनतम नमी बनाए रखें, अन्यथा मृदा में कम नमी होने से पुष्पन एवं परागण पर असर हो सकता है, जिससे फसल उत्पादन में कमी आ सकती है। मिर्च के खेत में विषाणु रोग से ग्रसित पौधों को उखाड़कर जमीन में गाड़ दें। उसके उपरांत इमिडाक्लोप्रिड को 0.3 मिलीलीटर प्रति लीटर की दर से छिड़काव करें। आवश्यकता अनुसार फसल में कम अंतराल में सिंचाई करें। भिंडी की फसल में तुड़ाई के बाद यूरिया को 5 से 10 किलो प्रति एकड़ की दर से डालें तथा उसके उपरांत सिंचाई करें। साथ ही तापमान को ध्यान में रखते हुए माइट, जैसिड और होपर की निरंतर निगरानी करते रहें। नींबू, आम, किन्नू प्रजाति तथा केले में वृक्षों की सिंचाई करते रहें और उन्हें लू से बचाव हेतु अवरोधकों का उपयोग करें। गुलाब की क्यारियों में 1 सप्ताह के अंतराल पर सिंचाई तथा निराई गुड़ाई करें और सूखी टहनियों को काट दें। इस मौसम में किसान अपनी मिट्टी की जांच किसी प्रमाणित स्रोत से करवाएं और जहां तक संभव हो अपने खेत को समतल करवाएं। किसान भाइयों, कृषि समाचारों के बाद आइए अब जानकारी लेते हैं मंडी भावों की। धान लखनऊ मंडी में 1320 रुपए प्रति क्विंटल, सीतापुर में 1300 रुपए, लालगंज में 1315 रुपए और शाहजहांपुर में 1340 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। चावल की बात करें तो चावल लखनऊ मंडी में 2030 रुपए प्रति क्विंटल, सीतापुर में 2015 रुपए, लालगंज में 2000 रुपए और शाहजहांपुर में 1975 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। गेहूं लखनऊ मंडी में 1430 रुपए प्रति क्विंटल, सीतापुर में 1410 रुपए, लालगंज में 1400 रुपए और शाहजहांपुर में 1415 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। सरसों का भाव लखनऊ मंडी में 3260 रुपए प्रति क्विंटल, सीतापुर में 3090 रुपए, लालगंज में 3050 रुपए और शाहजहांपुर में 3070 रुपए प्रति क्विंटल रहा। टमाटर लखनऊ मंडी में 600 रुपए प्रति क्विंटल, सीतापुर में 500 रुपए, लालगंज में 550 रुपए और शाहजहांपुर में 710 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। प्याज लखनऊ मंडी में 1200 रुपए प्रति क्विंटल, सीतापुर में 1140 रुपए, लालगंज में 1030 रुपए और शाहजहांपुर में 1035 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। दलहनी फसलों में अरहर लखनऊ मंडी में 4600 रुपए प्रति क्विंटल, सीतापुर में 4925 रुपए, लालगंज में 4235 रुपए और शाहजहांपुर में 5000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से रही। मसूर लखनऊ मंडी में 4900 रुपए प्रति क्विंटल, सीतापुर में 4885 रुपए, लालगंज में 4850 रुपए और शाहजहांपुर में 4700 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिकी। उड़द लखनऊ मंडी में 4950 रुपए प्रति क्विंटल, सीतापुर में 4925 रुपए, लालगंज में 4950 रुपए और शाहजहांपुर में 4870 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से रही। चना लखनऊ मंडी में 3400 रुपए प्रति क्विंटल, सीतापुर में 3470 रुपए, लालगंज में 3350 रुपए और शाहजहांपुर में 3325 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। गुड़ लखनऊ मंडी में 2960 रुपए प्रति क्विंटल, सीतापुर में 2825 रुपए, लालगंज में 2950 रुपए और शाहजहांपुर में 2860 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। तो दोस्तों, ये थे आज के कृषि समाचार और मंडी भाव। अगले एपिसोड में हम फिर आपके लिए लेकर आएंगे कृषि जगत से जुड़ी नई जानकारियां। और बताओ बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लाला जी जितनी जरूरत है
उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी, रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1801-551 पर संपर्क करें। आज तो वसूली करके ही जाऊंगा। घनश्याम, अरे ओ घनश्याम। वो तो स्कूल गए हैं। स्कूल गया है। अरे बहाना तो ढंग का बनाती। हाँ लाला, मैं स्कूल ही गया था, फार्म स्कूल, जहाँ किसानों को सिखाई जाती है खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। ये पकड़ लाला, तेरा हिसाब साफ। किसान भाइयों, कृषि समाचार के बाद आपका पुनः स्वागत है। जैसा कि आप सभी किसान भाई बहन जानते हैं, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हम नियमित जांच कराते हैं और उसी के अनुसार आवश्यक पोषक तत्वों से युक्त संतुलित आहार लेते हैं। ठीक ऐसा ही हाल हमारी मृदा का है। अगर उसका ध्यान ना रखा जाए तो उसका भी स्वास्थ्य खराब हो सकता है और जिसके कारण हमारी फसल की पैदावार भी कमज़ोर होती है, जिससे हमें आर्थिक हानि होती है। आर्थिक हानि के साथ साथ हमारी मृदा भी प्रदूषित होती है। इससे बचने के लिए यह आवश्यक है कि हम मिट्टी की क्षमता तथा उसमें उगाई जाने वाली फसलों की आवश्यकता अनुसार उर्वरकों का प्रयोग करें। इसके लिए आवश्यक है कि हम मिट्टी का परीक्षण करें। इसीलिए आज हम जिस विषय को लेकर आए हैं वह विषय है मिट्टी परीक्षण आवश्यक क्यों। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं कृषि विज्ञान केंद्र शाहजहाँपुर से वैज्ञानिक डॉक्टर चंद्रपाल। डॉक्टर, स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब, हम आजकल देखते हैं कि हमारी जो मृदा है उसका स्वास्थ्य लगातार खराब होता चला जा रहा है, उसकी उर्वरता में कमी आ रही है। इसका क्या कारण है? देखिए, जैसा कि इस समय सबसे बड़ा कारण तो एक है कि असंतुलित रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग। मृदा में जीवांश कार्बन जो होता है सामान्यतः 0.8 से 1% के बीच होना चाहिए, किंतु आज घट के 0.2 से 0.3% हो गया है। काफ़ी बहुत बड़ा अंतर हो गया। इसका एक कारण ये क्यों कम हुआ, इसका कारण यही कि जो हम हरी खादें पहले देते थे, गोबर की सड़ी खाद खेत में मिलाते थे, वो बिल्कुल ख़त्म कर दिए। एक किसान भाइयों ने और पद्धति अपना ली है कि चाहे धान की हो, काटने के कंबाइन से काटने के बाद जो उसमें ठूंठ बचते हैं, या इस समय आप देख रहे होंगे गेहूं में जो ठूंठ है उनमें आग लगा देते हैं। आग, वो ये कहते हैं कीड़े मकोड़े हमारे ख़त्म हो जाते हैं। वो ये नहीं समझते हैं कि इससे हम ऑर्गेनिक मैटर
जो हमारा जीवांश कार्बन है, जी जी। कितना प्रतिशत हम किसान खेत का अपने लॉस कर रहे हैं, कितना उसके साथ स्वास्थ्य का खिलवाड़ कर रहे हैं। तो किसान भाइयों को ये नहीं करना चाहिए। और स्वस्थ मिट्टी के लिए ज़रूरी है कि उसमें देखें आज हमारी मिट्टी में कौन कौन से पोषक तत्व कितनी मात्रा में है। जी जी। क्योंकि जो फसल के लिए आवश्यक 16 पोषक तत्व हैं, उसका पता मृदा परीक्षण द्वारा ही। जी, जैसे आपने डॉक्टर साहब आपने कहा कि मृदा परीक्षण है क्या और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है? हाँ, मृदा परीक्षण की देखिए आवश्यकता सबसे बड़ी यही है कि जिस तरीके से आपने बताया 16 पोषक तत्वों जी जरूरत होते हैं पौधों के लिए, जिसमें 3 जो है पोषक तत्व पौधे वायुमंडल से प्राप्त करते हैं, और नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, ये इस तरह के जो 13 पोषक तत्व हैं वो पौधे मिट्टी से लेते हैं। और ये 13 पोषक तत्व यदि मिट्टी में नहीं होंगे तो उत्पादकता कम आएगी। तो इनको कैसे माने पूरा किया जाए, ये आप मृदा परीक्षण से पता लगा सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा कि आम मृदा परीक्षण से पता लगाया जा सकता है पोषक तत्वों का, तो मृदा परीक्षण करने का जो उचित समय होता है, मृदा परीक्षण किस समय करें? देखिए, इसके लिए सबसे अच्छा समय जैसे इस समय है फसल कटने के बाद, बुआई से पहले या धान रोपाई से पहले, इसका मृदा परीक्षण के लिए मिट्टी का नमूना जो लिया जाता है वो सबसे अच्छा समय माना जाता है। और इस समय किसान भाइयों को इसका नमूना लेना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा नमूना लेना, मिट्टी परीक्षण के लिए नमूना लेने की कौन सी विधि है? हाँ, इसके लिए बहुत आसान विधि किसान भाइयों। देखिए, इसके लिए आपको 3-4 चीज़ों की ज़रूरत होगी खेत जाने से पहले। एक फावड़ा ले लीजिए, एक खुरपी ले लीजिए, एक तसला या कोई बाल्टी ले लीजिए। अब आपको जब खेत में पहुंचते हैं तो ध्यान रखें कि कहाँ पर से मिट्टी हमें परीक्षण के लिए लेनी है। किसान भाइयों को मैं बताना चाहूँगा कि जब मृदा परीक्षण के लिए मिट्टी ली जाती है तो वो ये समझिए कि इतनी मिट्टी जो है, केवल ये आप देख रहे हैं, ये भी ज़्यादा है। वो 3 से 4 ग्राम मिट्टी मात्र। यदि हमारा नमूना गलत हो जाता है इस समय, तो पूरे खेत का जो प्रतिनिधित्व है, जो पोषक तत्वों की मात्रा का, वो पूरा गलत निर्धारण होगा। तो किसान भाइयों को मृदा नमूना लेते समय बहुत सावधानी रखने की जरूरत है। आपने जो मैंने बताया कि फावड़ा है, खुरपी है, ये सब ले करके खेत में देखिए कि पेड़ के नीचे नहीं लेना है आपको नमूना। गड्ढा मेड़ से जो खोदेंगे वो 1-1 मीटर की मेड़ से दूरी पे करेंगे। और एक खेत माने वो चाहे 1 एकड़ का हो, 1 बीघे का हो, 1 हेक्टेयर का, एक जो भी इकाई मानी जाती है वो 1 मानी जाती है। तो किसान भाइयों को जो मेड़ के चारों तरफ का जो भी एरिया है उसमें 4 गड्ढे और 6 गड्ढे के बीच में डिसाइड कर लेना है कि इससे पूरे खेत का मेरा प्रतिनिधित्व हो जाए, प्रतिनिधित्व करना है। अब आपने ये कर लिया, देखें और कि गड्ढा पे न ले कहीं, जहाँ पे पहले से ऑलरेडी खेत में गड्ढा बना है, जो आपने खाद डाली वो बह करके वहाँ एकत्र तो नहीं हो गई है, या गोबर के कोई ढेरी तो नहीं लगी हुई है, वहाँ से तो आपको नहीं लेना है। मिट्टी परीक्षण के लिए गड्ढा नहीं खोदना, आप सही जगह पे जो सही है, सामान्य है उस जगह खेत में। अब आपको गड्ढे का साइज अलग अलग निर्भर करता है। मान लीजिए आपको धान है, गेहूं, गन्ना, सीरियल क्रॉप्स, तो इनके लिए 6 आपको गहरा और 6 चौड़ा और 4 ऊंचाई के हिसाब से आपको ये गड्ढा बनाना है। यदि आप गन्ना है, आलू है, जो जमीन के अंदर गहराई पे जाती है, उसके लिए 10 से 12 इंच गहरा गड्ढा खोदना चाहिए। यदि आप बागवानी के लिए मृदा परीक्षण के लिए आप मिट्टी करना चाहते हैं, तो बागवानी के लिए आम लगाना चाहते हैं या अमरूद लगाना चाहते हैं, इस तरीके से ये लगभग 1 मीटर के आसपास 1 मीटर गहराई का गड्ढा आपको खोदना चाहिए। और इस तरीके से आपका मेन उद्देश्य गड्ढे की चौड़ाई का रखना कि आपका हाथ जो मिट्टी का हमें लेना है वो नीचे तक पहुंच जाए, तली तक पहुंच जाए गड्ढे की। ये एक किसान भाइयों को ध्यान रखना है। अब जैसे हम नमूना भेजते हैं लैब में, तो जब हमारा परीक्षण प्रयोगशाला में जब नमूना जाता है, तो क्या उस नमूने के साथ हमें अगले मौसम में जो फसल उगाई जाती है उसके बारे में भी बताना होता है? बिल्कुल जानना चाहिए, क्योंकि जो अगले मौसम में आप ये जो हमने कहा कि कृषक अपना नाम लिख दे, उसमें साथ में एक और पॉइंट ऐड कर दे कि मुझे पिछले बार मैंने ये फसल धान के लिए है, अब मुझे गेहूं के लिए नहीं, या मैंने गेहूं अभी लिया है अब धान लेने जा रहा हूं या सब्जी लेने जाता हूं। तो उससे लाभ किसान को ये होगा कि उस फसल के विषय में कितना नाइट्रोजन चाहिए, कितना फास्फोरस चाहिए, कितना पोटास चाहिए, कितना सूक्ष्म तत्व चाहिए, वो मृदा लैब में
जो वैज्ञानिक है या जो भी उसका प्रभारी है वो स्पष्ट मात्रा लिख करके भेजेगा कि आप इतना इतना डालेंगे तो आपको जो फसल का सही उत्पादन है वो मिलेगा। डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम में आए और मिट्टी परीक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी हमको दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खेती किसानी के बाद प्रस्तुत है मौसम समाचार। पिछले दिनों प्रदेश का अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस कम रहा, तथा न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, यह भी सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस कम रहा। वायु दिशा पूर्वोत्तर से पश्चिमोत्तर तथा गति लगभग 6 से 8 किलोमीटर प्रति घंटा दर्ज की गई। वातावरण में अधिकतम आर्द्रता 76% तथा न्यूनतम 42% रही। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आगामी 48 घंटों में प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 1 से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक रहने की संभावना है। न्यूनतम तापमान में भी 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। किसान भाइयों, धान की शीघ्र व मध्यम अवधि की प्रजातियों जैसे गोविंद, रत्ना, नरेंद्र 118, नरेंद्र 60, पंत 10, पंत 12, साकेत 4 आदि की नर्सरी डालने हेतु उचित नमी में बुआई प्रारंभ करें। बुआई से पूर्व 100 किलोग्राम नत्रजन और 50 किलोग्राम फास्फोरस प्रति हेक्टेयर की दर से खेत की मिट्टी में मिलाएं। खाली पड़े खेतों की गहरी जुताई, मेड़बंदी व समतलीकरण का कार्य करें तथा सड़े गोबर की खाद खेत की मिट्टी में मिलाएं। ग्रीष्मकालीन सब्जियों की खेती में 7 दिनों के अंतराल पर आवश्यकतानुसार सिंचाई, निराई गुड़ाई और संस्तुत उर्वरकों का प्रयोग करें। मूंग व उड़द की खेती में तैयार फलियों की तोड़ाई करें और आवश्यकतानुसार सिंचाई तथा फली भेदक कीट का नियंत्रण करें। हरी खाद हेतु बोई गई सनई व ढैंचा में आवश्यकतानुसार सिंचाई व संस्तुत मात्रा में यूरिया का छिड़काव करें तथा बुआई के 40 से 45 दिन बाद पलटाई का कार्य करें। अरहर की अल्पकालीन प्रजातियों की बुआई का कार्य खेत की तैयारी व बीज शोधन उपरांत प्रारंभ करें। खीरा, खरबूज तथा तरबूज की खेती में तैयार फलों की तुड़ाई तथा आवश्यकतानुसार सिंचाई का कार्य करें। भिंडी की खेती में आवश्यकतानुसार सिंचाई तथा संस्तुत मात्रा में यूरिया का छिड़काव करें। मेंथा की खेती में नत्रजन की 40 से 50 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से पहली टॉप ड्रेसिंग करें। केले की खेती में अवांछित पत्तियों की कटाई करें तथा 10 से 12 दिनों के अंतराल पर सिंचाई और बनाना बीटल रोग का नियंत्रण करें। बैगन के नवरोपित पौधों में आवश्यकतानुसार सिंचाई तथा संस्तुत उर्वरकों का प्रयोग करें। सूरजमुखी की खेती में परिपक्वता के अनुसार तैयार मुंडकों की तुड़ाई करें। आम के बागों में फलों को गिरने से बचाने के लिए 20 से 25 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। तो किसान भाइयों, ये थे इस अंक के मौसम समाचार। अगले अंक में मौसम संबंधी कुछ और नई जानकारियों के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।